1857 एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ प्योर फैक्ट्स, डेटा और ग्राउंड रियलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली चिंगारी से जिसने पूरे देश में आग लगा दी। डेट नोट कर लीजिए, 29 मार्च 1857। ये वो दिन था जब बैरकपुर में 34th नेटिव इन्फैंट्री के मंगल पांडे ने सीधे ब्रिटिश ऑफिसर्स पर निशाना साध लिया। वो चर्बी वाले कारतूस, हाँ, उन्हीं के खिलाफ उठे इस एक कदम ने इस बड़े महासंग्राम की नींव रख दी थी। अब देखिए ये आग कैसे आगे बढ़ी। बैरकपुर की इस घटना के ठीक बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इसके ठीक एक महीने बाद 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। यही वो मोमेंट था जब सच में क्रांति की शुरुआत हुई और बागी सीधे दिल्ली की तरफ निकल पड़े। असल में ये विद्रोह कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से समझें तो आपको इसका असल स्केल समझ आएगा। आज हम ज्योग्राफिकली इन्हीं मेन सेंटर्स को ट्रैक करेंगे, वहां के लोकल लीडर्स, उनके कॉज और उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखेंगे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। सीधे फैक्ट्स पर फोकस रखते हैं। सबसे पहले चलते हैं पॉलिटिकल पावर सेंटर दिल्ली। यहां मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर एक फेस थे, एक प्रतीक थे, लेकिन ग्राउंड पर फौज को लीड कर रहे थे बरेली से आए जनरल बख्त खान और इनके खिलाफ ब्रिटिश साइड से थे जॉन निकोलसन और विलियम हडसन। निकोलसन ने काफी भारी लड़ाई के बाद दिल्ली पर वापस कब्जा तो कर लिया, पर वो खुद इस जंग में मारा गया। अब यहां एक फैक्ट याद रखने वाला है। विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार तो किया ही, पर इसके बाद उसने जो किया वो बहुत खौफनाक था। उसने मुगल राजकुमारों को खूनी दरवाजे पर सरेआम बिना किसी ट्रायल के गोली मार दी। क्यों? ताकि लोगों के अंदर हमेशा के लिए डर बैठ जाए। दिल्ली से थोड़ा नीचे नॉर्थ इंडिया के दिल लखनऊ आते हैं। यहां फ्रंटलाइन पे थी बेगम हजरत महल। उनका रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग था कि ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंसी में छुपना पड़ा, जहां आखिरकार एक अटैक में उसकी जान चली गई। बाद में मार्च 1858 में जाकर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया। लखनऊ के बिल्कुल पास कानपुर, यहां धोंडू पंथ, जिन्हें हम नाना साहब के नाम से ज्यादा जानते हैं, और उनके सेनापति तांत्या टोपे ने सर ह्यू व्हीलर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ये एक बड़ी जीत थी, पर हां, ये ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि कैंपबेल ने जल्दी ही वापस आकर कानपुर पर कब्जा कर लिया। इलाहाबाद और बनारस का वायलेंस लेवल बिल्कुल अलग था। यहां मौलवी लियाकत अली के सामने था कर्नल जेम्स नील। ये नील एक ऐसा ऑफिसर था जिसने लिटरली हजारों लोगों को बिना किसी ट्रायल के फांसी पर लटका दिया। इसकी ब्रूटैलिटी इतनी एक्सट्रीम थी कि हिस्ट्री में इसे इलाहाबाद का कसाई यानी द बुचर ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। अब इस नंबर पे गौर करिए, 50,000 रुपए। उस जमाने में फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने इस विद्रोह को एक रिलीजियस वॉर यानी जिहाद का रूप दे दिया था। और सच कहूं तो ब्रिटिश हुकूमत उनसे इतना डरी हुई थी कि उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने इतना बड़ा इनाम रख दिया था। चलिए अब थोड़ा ईस्ट की तरफ बिहार चलते हैं। जगदीशपुर में 80 साल के कुंवर सिंह ने जो किया वो हैरान करने वाला है। अपनी उम्र को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने विलियम टेलर और विंसेंट आयर की फौजों को एक नहीं कई बार बुरी तरह हराया। 80 की उम्र में इस लेवल का गुरिल्ला वॉरफेयर हिस्ट्री में सच में रेयर है। अब सेंट्रल इंडिया का मैप देखिए। झांसी और ग्वालियर में हमें दिखती हैं रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की लेजेंडरी पार्टनरशिप, और उनके सामने था ब्रिटिश आर्मी का सबसे टॉप स्ट्रैटेजिस्ट सर ह्यू रोज। इन दोनों साइड्स के बीच सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे खतरनाक और लंबा युद्ध लड़ा गया। सर ह्यू रोज का एक बहुत फेमस कोट है। उसने कहा था, यहां वो औरत सोई हुई है जो इन विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अब सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जब आपके बारे में ऐसा कहे तो इसका मतलब साफ है कि रानी लक्ष्मीबाई का बैटलफील्ड पर क्या रुतबा था। उनकी ब्रेवरी लिटरली अनमैच थी। अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के डेटा पर नजर डालें तो हरियाणा रीजन भी पीछे नहीं था। रेवाड़ी में राव तुलाराम और बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह जैसे लीडर्स जनरल शावर्स के खिलाफ पूरी ताकत से लड़े। एक फैक्ट और बताऊं, राजा नाहर सिंह को तो उन्हीं के जन्मदिन वाले दिन धोखे से फांसी पर लटका दिया गया था। वैसे एक मिसकंसेप्शन बहुत कॉमन है कि पंजाब और साउथ इंडिया उस वक्त बिल्कुल शांत थे। ऐसा नहीं है। नीली बार पंजाब में अहमद खान खरल और हैदराबाद में तुर्रेबाज खान जैसे लीडर्स ने लोकल्स के साथ मिलकर जबरदस्त आग लगाई थी। ये विद्रोह के वो हिस्से हैं जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं, पर हमें ये डेटा याद रखना है।
अब आते हैं प्योर स्ट्रैटेजी पर। एक तरफ हमारे रेबल लीडर्स थे जो मैसेजेस भेजने के लिए कमल और रोटी जैसे सिंबल्स का यूज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। और मैं बता दूं, इस एक टेक्नोलॉजी ने उन्हें इतना बड़ा एडवांटेज दिया कि उन्हें हर अटैक की खबर पहले ही मिल जाती थी। गेम चेंजर था ये। जैसा कि वादा था, ये रही हमारी मास्टर फैक्ट लिस्ट का पहला हिस्सा। इसमें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और सेंट्रल इंडिया के मेन क्लैशेस, वहां के नेता, ब्रिटिश ऑफिसर्स और विद्रोह होने के प्राइमरी रीजंस पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। इसे दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। उसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये सेकंड पार्ट बिहार और यूपी के इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स कवर करता है। यहां आप नोटिस करेंगे जगदीशपुर, बरेली और फैजाबाद के कॉन्फ्लिक्ट्स और उन लोकल रीजंस को जिसकी वजह से ये लीडर्स उठ खड़े हुए। साथ ही कर्नल नील और जनरल रेनार्ड की वो ब्रूटल सप्रेशन टैक्टिक्स भी यहां मैप्ड हैं। और ये है हमारे मास्टर लेजर का आखिरी हिस्सा। इसमें उन पेरिफेरी रीजन्स को कवर किया गया है जो अक्सर छूट जाते हैं, राजस्थान के कोटा से लेके असम तक। इस डेटा से 1857 का पूरा जियोग्राफिकल मैप क्लियर हो जाता है। एक कंप्लीट नो नॉनसेंस फैक्चुअल ओवरव्यू। खैर, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक हिस्टोरिकल सवाल पर सोचिए। उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने खुद माना था कि लॉयल लोकल रूलर्स ने इस तूफान में एक ब्रेकवाटर यानी बांध का काम किया। अगर सिंधिया, होलकर और ऐसे बाकी रूलर्स ने अंग्रेजों के बजाय विद्रोहियों का साथ दिया होता तो क्या आज भारत का नक्शा कुछ और होता? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर में बस इतना ही।